सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि आज की वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इरुध्रुवम, और ये एक तमिल वेब सीरीज़ है। इसका फर्स्ट पार्ट 2019 में आया था, और अभी एक हाल ही में नेक्स्ट पार्ट भी इसका रिलीज़ हो चुका है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यह एक न्यूज़पेपर वाला जब बिल्डिंग में पेपर डालने जाता है तो वो डर के वहाँ से भाग कर आ जाता है। और क्या देखा उसने, ये तो आगे पता चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं विक्टर को, जो है कि एक पुलिस वाला है और वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। विक्टर की बेटी का नाम गायत्री होता है और प्यार से उसे गायू कहते हैं। जब विक्टर अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा होता है तो दो लोग उस पर नज़र रख रहे होते हैं। अब ये जो दो लोग हैं ये एसीपी के ही आदमी है। इनका नाम है रवि और जय। बाद में विक्टर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जिसमें वो अपनी बेटी पत्नी के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा है। अब विक्टर और उसकी वाइफ के बीच में एक रात झगड़ा होता है जिससे वो उसको धक्का दे देता है और उसकी वही डेथ हो जाती है। ऐसा हमें उस टाइम पर दिखाया जाता है कि विक्टर के धक्का देने से उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। तभी विक्टर को कमिश्नर का कॉल आता है। वो कहता है किसी अपार्टमेंट में एक लड़की का कत्ल हो गया है तो तुम्हें वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाना है। विक्टर थोड़ा टाइम मांगता है कि इतनी जल्दी वो नहीं आना चाहता क्योंकि वो अपनी वाइफ के केस का इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। पर कमिश्नर कहता है कि नहीं, तुम्हें ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। अब जब परमिशन नहीं मिलती है तो विक्टर ज्वाइन करता है और जाता है केस जहाँ हुआ है वहाँ पर अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट के अंदर जाने पर वो एक चेयर से बंधी हुई लड़की को देखता है जिसका मुंह किसी ने फाड़ दिया है पूरा। इस विक्टिम का नाम होता है निवेदिता और इसको मुंह से काट के मारा गया था बहुत बेरहमी से। अब विक्टर उसके घर की पूरी इन्वेस्टिगेट करने लगता है, एक एक चीज़ को खंगालता है। पड़ोस वालों से पूछताछ करता है, उसके ऑफिस वालों से पूछताछ करता है। लेकिन इनमें से किसी से भी उसे कोई लीड नहीं मिल रही होती है, कोई सबूत वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा होता है जिससे कि पता चले कि आखिर कहाँ से केस को स्टार्ट किया जाए। तभी वो उसके कॉल रिकॉर्ड को चेक करता है और उसमें कुछ नंबर दिखाई देते हैं। इसमें जो एक नंबर होता है वो कॉमन होता है। तो विक्टर किशोर को बोल के इसको पता करने के लिए कहता है कि ये किसका नंबर है, और पता चलता है कि ये नंबर प्रभाकरण नाम के बंदे का है। और जब मर्डर हुआ था उसके थोड़ी देर पहले प्रभाकरण भी वहीं पर मौजूद था। अब पुलिस वाले प्रभाकरण को ढूंढ रहे होते हैं गली गली, और प्रभाकरण खुद पुलिस वाले स्टेशन आ जाता है। वो विक्टर को आवाज़ देता है और बताता है कि सर, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। अब प्रभाकरण से पूछताछ करने पे पता चलता है कि निवेदिता से प्रभाकरण का अफेयर चल रहा था और उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जब निवेदिता का मर्डर हुआ तब वो वहाँ नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है। वो बताती है कि उसका बेटा बाथरूम में गिर गया है, इसलिए प्रभाकरण वहाँ से चला जाता है। प्रभाकरण ने निवेदिता का खून नहीं किया। विक्टर यहाँ पर निवेदिता का फ़ोन मोबाइल अनलॉक करवा के उसे चेक करता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलता है, और उस वीडियो को फॉलो करने पे वो उन्हें एक चिट मिलती है जिस चिट में कुछ दोहा टाइप लिखा होता है, टू लाइनर्स होते हैं। मतलब बंदे का दिमाग देख रहे हो, इतना फ्री बैठा था वो, मर्डर करने के बाद मस्त वीडियो बना के चिट भी छोड़ के गया है। यहाँ पर रवि और जय विक्टर के घर में घुस जाते हैं और उसके घर में कुछ तलाशी लेने लगते हैं। विक्टर के घर में एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर उन्हें कुछ मिलता है, और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके ये एसीपी को दिखा देते हैं। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विक्टर निवेदिता के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा होता है जिसमें उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी एक दूसरा कांस्टेबल विक्टर के पास आता है और फॉरेंसिक की कुछ फाइल उन्हें देता है। अब उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट करके कुछ सबूत होते हैं। तो विक्टर जाता है प्रभाकरण के पास और उससे पूछता है कि उसके शू साइज़ क्या है। प्रभाकरण बताता है उसका शू साइज़ 9 है। पर यहाँ पर जो विक्टर को शू साइज़ मिला होता है ये 11 होता है, जिससे ये तो क्लियर होता है कि प्रभाकरण के अलावा भी वहाँ कोई मौजूद था। अब विक्टर निवेदिता से जुड़े हुए सभी लोगों से वही टू लाइनर्स लिखवाता है और राइटिंग मैच करता है और उनकी शू साइज़ पता करने की कोशिश करता है, पर उनको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है।
अब यहाँ दूसरी तरफ उसी किलर ने कृष्णमूर्ति नाम के किसी बंदे को मार दिया होता है। उसे भी चेयर पे बांध के रखा होता है और इस बार जो किलर ने न्यू किया होता है, विक्टिम की आंखें निकाल ली होती है। इतना बेरहमी से उसे मारा होता है और बंदे ने इसकी भी मोबाइल से वीडियो बना ली होती है। जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में इंस्पेक्टर से पूछा जाता है तो वो कहता है कि यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है और ऐसा ही सेम निवेदिता के केस में भी होता है। वहाँ पर भी 1 हफ्ते से सीसीटीवी काम नहीं कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब वीडियो देखा जाता है तो वीडियो को घुमा के चेयर के नीचे लेके जाया जाता है और यहाँ अगेन एक स्लिप मिलती है जिसमें कि फिर से 2 लाइनर्स होते हैं। यहाँ विक्टर समझ जाता है कि वो जिस किलर को ढूंढ रहे हैं वो एक साइको है और अपनी टीम को वो बता देता है। अब विक्टर फिर से निवेदिता और कृष्णमूर्ति के घर जाके अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है उसी तरीके से जिस तरीके से किलर ने बनाया होगा। अब दोनों रिकॉर्डिंग्स को चेक करने के बाद विक्टर फॉरेंसिक वाले बंदे के पास आता है और उसे कहता है कि कैसी रिकॉर्डिंग की थी, इतनी बड़ी चूक तुम कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर वो भी सॉरी बोलता है विक्टर को और कहता है हाँ मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली में जो वीडियो विक्टर ने बनाई होती है और जो किलर ने रिकॉर्ड की होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि किलर का वीडियो थोड़ा सा शेक कर रहा होता है, हिल रहा होता है, मतलब कि क्लियर है कि वो बंदा हैंडीकैप है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में विक्टर हायर अथॉरिटीज़ की मीटिंग बुलाता है और उन केस की डिटेल्स दे रहा होता है कि वहाँ पे जो शू साइज़ मिला है, शू प्रिंट मिला है, उसके अकॉर्डिंग जो किलर है वो हैंडीकैप है, उसके एक पैर पे प्रेशर है, एक पे नहीं है। बट यहाँ पे जो एसीपी होता है वो उल्टा विक्टर के ऊपर ब्लेम गेम करने लगता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में ये रूमर है कि विक्टर ने ही अपनी वाइफ का कत्ल किया है और बॉडी को कहीं छुपा दिया है। यानी कि विक्टर अभी भी अपनी वाइफ़ की तलाश में है और पता करना चाहता है उसकी वाइफ़ आखिर गई तो गई कहाँ पे, क्योंकि उसकी बॉडी मिली नहीं होती है। इसीलिए एसीपी के वो 2 बंदे विक्टर की जासूसी कर रहे होते हैं। अब जब रात को विक्टर अपनी बेटी को पढ़ा रहा होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है राइट द 5 सेंसेस एंड 5 सेंस मतलब नाक, आँख, मुँह, कान और हमारी स्किन। यहाँ विक्टर को समझ जाता है कि जो साइको किलर है वो मर्डर करके सेंसेस को कट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें वह साइको किलर दिखाया जाता है जो मिरर में अपने आप को देखकर अपनी अंतरात्मा से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं मर्डर नहीं करूँगा, इससे अच्छा है मैं खुद को मार दूँ। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे समझा रही होती है नहीं तुम्हें ये करना होगा। यहाँ पर किलर की अंतरात्मा उससे कन्विंस कर ही लेती है कि एक मर्डर और करना है। अब फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब विक्टर और उसकी वाइफ की लड़ाई हुई और वो धक्का मार के वो बाहर चले गया। जब वो अपनी बेटी के साथ वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मिसिंग है और विक्टर की वाइफ को मिस हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। विक्टर उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आखिर उसकी वाइफ गई तो कहाँ गई और अब तक उसे उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अब यहाँ पर विक्टर अपने पड़ोसी में जो औरत रहती है उसे अपनी बेटी का ध्यान रखने का कहता है और फिर से पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो एविडेंस के लिए कोई फ़ाइल ढूंढ रहा होता है किसी केस स्टडी की और फाइनली उसे एक फ़ाइल मिल जाती है। कीर्तना मर्डर केस की फ़ाइल ये विक्टर को मिलती है। 1 या 2 महीने पहले कीर्तना को भी इसी तरह से मार दिया गया था और उसमें कीर्तना की नाक को काट लिया गया था। रात भर केस स्टडी करने के बाद मॉर्निंग में विक्टर किशोर को लेके क्राइम स्पॉट पे जाता है, वहीं पे जहाँ कीर्तना की लाश पाई गई थी और वो किशोर को बताता है कि जो किलर होते हैं वो हमेशा इस तर्क में रहते हैं कि उनसे कोई गड़बड़ ना हो जाए और इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर देते हैं। इसीलिए हम फिर से क्राइम स्पॉट पे जाएंगे और कुछ ना कुछ तो हमें हाथ लगेगा ज़रूर। हालांकि किलर ने जो कृष्णमूर्ति का और निवेदिता का खून किया था बड़ी ही शांति और आराम से किया था। अब यहाँ पर विक्टर बताता है कि इसने पहले भी कीर्तना का मर्डर कर चुका है। तो यहाँ पर किशोर कहता है कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। इस उसमें कीर्तना का मर्डर उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था। जब वो क्राइम सीन पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक झाड़ के ऊपर 6 लिखा होता है जो कि वो 2 लाइनर्स की जो बुक होती है उसी में का एक 2 लाइनर होता है। पेज नंबर 6 का। अब यहाँ पर फिर से सीसीटीवी फुटेज को फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाता है तो ये नोटिस करते हैं कि इनसे मिस हो गया
फास्ट फॉरवर्ड करके देखने पर इन्हें ज़मीन पर कोई रेंग कर जाते हुए दिखता है। दोनों ही सीसीटीवी फुटेज में वैसा ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पर किलर जब बाहर कुछ खरीदने जाता है तो उसे एक दीवार पर एक नोटिस दिखाई दिखाई दे। ये नोटिस साइको किलर के बारे में होता है जो कि विक्टर ने ही लिखा होता है। अब साइको किलर जब घर पे आता है तो फिर अपनी अंतरात्मा से बात करने लग जाता है। यहाँ साइको किलर डरा होता है लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है डरो मत, उसके पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ विक्टर एक बंदे से मिलता है, वो कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखाता है, लेकिन विक्टर कहता है कि इनमें से कोई भी उसकी वाइफ़ नहीं है। ये सारी लड़कियाँ ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग में पकड़ी गई थी। इधर विक्टर को रात को उसी साइको किलर का कॉल आता है और वो एक पोएम सुनाता है। यहाँ विक्टर किशोर को कह के इस नंबर का पता करने को कहता है, तो पता चलता है कि ये जो नंबर है किसी अरीबा नंदन का है। तो ये सारी पुलिस टीम अरीबा नंदन के घर पे पहुंचती है, पर वहाँ देखती है कि अरीबा नंदन का भी मर्डर हो चुका है और वहाँ पर वैसी ही टू लाइनर्स की एक स्लिप मिलती है। अब यहाँ किलर ने अरीबा नंदन का मर्डर करके उसके कान काट लिए थे। फाइव सेंसेस कंटिन्यू। अब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी आ जाता है और इसी बीच पता चलता है कि अरिबानंदन जो मरा है इसके ऊपर 2 ब्लैकमेलिंग के केसेस चल रहे थे और जो कृष्णमूर्ति मरा था वो पॉर्न एडिक्ट था और वो लड़कियों की गलत वीडियोस बनाया करता था। अब यहाँ कमिश्नर बता देता है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाने वाला है। अब विक्टर ये जो एकदम किलर के पास तक पहुँच गया था, ये नहीं चाहता था कि अब केस किसी और को दे दिया जाए, तो ये रात भर इन्वेस्टिगेट करता है। अब डीपली इन्वेस्टिगेट करके विक्टर किशोर को मॉर्निंग में बताता है कि किलर ने चारों मर्डर केस में से 3 केसेस में विक्टिम को फॉलो किया और फिर उनका मर्डर किया, एक्सेप्ट कीर्तना। कीर्तना का रेंडमली मर्डर हुआ था। और जब किलर का ना मारने का एक पैटर्न था, इन सभी मर्डर केसेस में 11 से 12 दिनों का डिफरेंस होता है और अगला मर्डर मे बी 25 को होने वाला है। अब ये लोग प्रभाकरन के घर जाते हैं, बाथरूम में चेक करते हैं तो पता चलता है वहाँ कुछ चिकना ऑयल लगा है और प्रभाकरन की वाइफ बताती है कि उसी दिन हमारे ऊपर वाले फ्लैट पे एक बच्चे का बर्थडे था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ एक दूसरा बंदा बताता है कि बहुत देर से उस दिन इनके घर के सामने एक लाल कलर की गाड़ी खड़ी थी और उस पर एक स्टिकर लगा था, बेबी ऑन वुड का। अब कीर्तना के बारे में पता चलता है कि उसने भी एक कैब बुक कराई थी। तो कैब का ड्राइवर कहता है कि कीर्तना ने उस दिन कैब बुक तो कराई थी लेकिन उसकी कैब ख़राब हो गई थी, तो मे बी वो दूसरी कैब से गई थी। अब ये लोग उसी रोड पे जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं जहाँ पर कीर्तना को देखा गया था। बहुत चेक करने पर भी पता नहीं चलता कि कीर्तना को उस दिन कोई फॉलो कर रहा था या नहीं। पर जब टोल गेट पे जाके सभी कैमरास को एक साथ देखा जाता है तो पता चलता है कि एक गाड़ी कीर्तना को फॉलो कर रही थी लेकिन उसमें ड्राइवर का मुंह नहीं दिखाया जाता है। और जब उसके कार के नंबर ले जाके पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक्चुअल में किसी फोर व्हीलर के नंबर है ही नहीं, ये तो किसी बाइक का नंबर है। अब यहाँ पर विक्टर और किशोर उस सर्विस सेंटर में जाते हैं जहाँ ड्राइवर ने कैब सुधारने को दी थी। तो पता चलता है कि 4 रेड कलर की इनोवा गाड़ी यहाँ पर सर्विस के लिए आई थी। अब ये लोग एक-एक कार को जाके चेक करते हैं अलग-अलग जगह पे और पता करते हैं कि इसमें से वो कार कौन-सी हो सकती है। इसी दौरान विक्टर की नज़र पड़ती है रवि और जय पर, जो कि विक्टर को ही फॉलो कर रहे होते हैं। विक्टर इनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी रेड कार को मुझे फॉलो करते हुए देखा है? तो यहाँ रवि बताता है कि नहीं, हमने ऐसी किसी रेड कार को तो नहीं देखा, पर हाँ एक येलो कार ज़रूर आपको फॉलो कर रही थी। अब विक्टर इन चारों विक्टिम्स की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करता है तो इनमें एक कॉमन नंबर मिलता है। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो वो एक कॉल टैक्सी का नंबर निकलता है। यानी कि किलर या तो इस कॉल टैक्सी में काम करता है या इससे रिलेटेड ही कोई है। अब विक्टर को समझ जाता है कि हो सकता है वो कॉल टैक्सी का ड्राइवर हो, क्योंकि कॉल टैक्सी बुक करते समय हम अपना पूरा एड्रेस डिटेल्स डालते हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ से कहाँ उतरना है। तो किलर को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्हें फॉलो कर रहा था। अब वो उसी कॉल टैक्सी में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ वो बताता है कि ऐसे तो कोई ड्राइवर यहाँ काम नहीं करता है, कोई हैंडीकैप नहीं है। पर विक्टर की नज़र तभी एक बोर्ड पर लिखी हुई टू लाइनर्स पर पड़ती है और वो कहते हैं ये किसने लिखा है। तब कॉल टैक्सी का मालिक कहता है कि ये हमारे एक ड्राइवर ने लिखी है।
ओनर बता देता है कि हमारे ड्राइवर गुणशेखरन ने ये लिखा है। जब हैंडराइटिंग मैच हो जाती है तो विक्टर गुणशेखरन का घर का एड्रेस लेता है और उसके घर के बाहर पहुंच जाता है उस पे नज़र रखने के लिए। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि गुणशेखरन कहीं बाहर जा रहा है। इसी दौरान विक्टर की टीम गुणशेखरन को फॉलो करने लगती है और मौका पाते ही विक्टर चले जाता है गुणशेखरन के घर के अंदर और हिडन कैमरास अलग अलग जगह पे फिट कर देता है ताकि उसे पता चल सके कि गुणशेखरन आखिर करना क्या चाहता है और यही किलर है या नहीं। यहाँ पर विक्टर को गुणशेखरन की एक डायरी मिलती है, तो वो जल्दी से अपने मोबाइल से डायरी के सभी पेजेस को फ़ोटोज़ ले लेता है ताकि वो पता कर सके एक्चुअल में ये सब हो क्या रहा है। यहाँ गुणशेखरन को शक हो जाता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है और वो जब घर आके देखता है तो घर में कुछ हेर-फेर दिखता है उसे। तो वो जल्दी से अपने मोबाइल में एक हिडन कैमरा इंस्टॉलेशन पता करने वाला ऐप डाउनलोड करता है और मूवमेंट करता है जैसे वो म्यूज़िक सुन रहा है और वो हिडन कैमरास का पता लगा लेता है। यहाँ विक्टर गुणशेखरन की डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गुणशेखरन बचपन से ही चल नहीं पाता था, सीधी तरह से लंगड़ के चलता था और उसके पापा दारू पी के उसकी मम्मी को मारते थे। एक रात इतनी ज़ोरदार फाइटिंग होती है कि उसकी मम्मी का वो मर्डर कर देते हैं। अब क्योंकि गुणशेखरन का कोई नहीं था, उसे ऑर्फनेज में ला के रख दिया जाता है, पर उससे कोई दोस्ती नहीं करता। वो अक्सर रातों को बिस्तर गीला कर दिया जाता है और चाहे जो भी हो उसी की गलती होती है और उसे आश्रम के काम करवाए जाते हैं। जो जो भी हो बर्तन माँजना वगैरह। अब गुणशेखरन ये अकेले रहने लग जाता है। एक दिन ये एक बटरफ्लाई को पकड़ता है और उससे खेलते-खेलते उसके दोनों पंख तोड़ देता है और जब उसके पंख तोड़ता है और वो बटरफ्लाई तड़पते हुए नीचे गिरती है और तड़पती हुई मर जाती है, तो गुणशेखरन को ये देख के बहुत खुशी होती है। इस तरह वो सभी बटरफ्लाइज़ को पकड़-पकड़ के ऐसे ही खेलने लगता है और ऐसे करते-करते वो बड़ा हो जाता है। जब वो 12 साल का होता है उसे एक बुक मिलती है और उस बुक की बातें और उसके लिखे हुए मीनिंग्स उसे बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसे अफ़सोस होता है कि कोई भी एक बंदा इस बुक की अच्छाई को फ़ॉलो नहीं करता है। अब वो 18 साल का हो जाता है और ऑर्फ़नेज से बाहर आ जाता है। अब वो नौकरी की तलाश करता है, हेलमेट बेचने का काम करता है, लेकिन एक दिन 2 लोग उसके हेलमेट और पैसे लेकर भाग जाते हैं, जिससे वो दुखी हो जाता है। और यहाँ जब उसके मालिक को पता चलता है तो वो उसे ही मारने-पीटने लगता है। गुणशेखरन को समझ नहीं आता है इसमें उसकी गलती क्या है, वो तो विक्टिम बना हुआ है। पर इसी में वो उसके मालिक को शॉक लगवा के मार मार देता है। अब वो एक ड्राइविंग स्कूल में जॉब करने लगता है, पर यहाँ पर रात को एक दिन वो अब ड्राइविंग स्कूल की कार लेके बाहर ले जाता है और ड्राइविंग सीखने लगता है। जब मालिक को ये बात पता चलती है तो वो उसे फिर खरी-खोटी सुनाता है और क्योंकि गुणशेखरन ने गाड़ी ठोक दी होती है, तो उसका मालिक उसे पीटने लगता है, लेकिन गुणशेखरन गाड़ी के ब्रेक फ़ेल करवा के उसे भी मार देता है। और इन लोगों को जब वो मार रहा होता है, तो उसे एक अजीब तरीके की खुशी मिल रही होती है। अब गुणशेखरन को एक दूसरी कैब ड्राइवर एजेंसी में कैब ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जब तक कि कीर्तनदा इसकी गाड़ी में आकर नहीं बैठती है। अब वो जब इसकी गाड़ी में बैठी होती है, तो उसे कुछ स्मेल आती है, जिससे वो अपने नाक पे कपड़ा रख के रखती है। गुणशेखरन को समझ नहीं पाता है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो चेक करना की कोशिश करता है कि बदबू कहाँ से आ रही है। पर कीर्तनदा गलत समझती है और गुणशेखरन को लोगों से पिटवा देती है। अब गुणशेखरन ये गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी, बिना गलती के उसे फिर पीटा गया था। अब वो बस यही सोचता रहता है कि कीर्तनदा से कैसे बदला ले। वो कीर्तना को फ़ॉलो करता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहती है कि उसे कीर्तना को मार देना चाहिए और एक दिन वो मौका बना ही लेता है। कीर्तना जिस गाड़ी में ट्रैवल करती है उसको ख़राब कर देता है और उसकी जगह खुद पहुंच जाता है। उसे किडनैप करता है और फॉरेस्ट में ले जाके उसका नाक काटता है और उसे मार देता है। अब थोड़े दिनों बाद इसकी गाड़ी में निवेदिता ट्रैवल कर रही होती है अपनी सहेली के साथ। अब यहाँ पर निवेदिता अपनी सहेली से बहुत अच्छे से बातें करती है, लेकिन जैसे ही उसकी सहेली उतर के चली जाती है, उसके बाद वो उसकी बुराई कर रही होती है। तो
इसे लगता है कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है जो लोगों के मुँह पे अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो उसे भी मार देता है और उसकी ज़बान काट लेता है। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति ये पॉर्न एडिक्ट होता है, लड़कियों के उसकी कार में बैठकर गंदे-गंदे वीडियो बनाता है, इसीलिए ये उसे भी मार देता है और उसकी आँखें निकाल लेता है। और अब्राहम नंदन का तो पता ही है, वो ब्लैकमेलर होता है, इसीलिए उसे मार देता है और उसके कान काट लेता है। अब यहाँ पर विक्टर को लग रहा होता है सब कुछ नॉर्मल है, ये सोने को जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में कैमरों पे एरर शो कर देता है, सिग्नल नहीं दिखाता और यहाँ से जो किलर है वो गायब हो जाता है। जब उसके घर के अंदर जाके चेक करता है विक्टर, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो किलर है ही नहीं और उसके मोबाइल में उसे उसी के घर की फ़ोटो दिखाई देती है। यानी कि उसे लगता है कि किलर का अगला शिकार उसकी बेटी है और वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है। यहाँ विक्टर जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि गुणशेखरन चाकू से उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है और वो गुणशेखरन को मारने लग जाता है, बहुत मारता है। यहाँ थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। गुणशेखरन यहाँ पर विक्टर को पोएम सुनाने लगता है, कहने लगता है तुम अपनी वाइफ को खोज रहे हो ना। यहाँ पर विक्टर को दिखाई देता है कि उसकी बेटी की लाश है, शायद खून में लथपथ है, हालांकि वो मरी नहीं होती है। यहाँ पर विक्टर इतना परेशान हो जाता है कि वो गुणशेखरन को मार डालता है और जब उसकी बेटी की सांसें चल रही होती है तो उसे लेकर ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल। तब वहाँ हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी बेटी मरी नहीं थी, बस वो शॉक से बेहोश हो गई थी। बल्कि विक्टर की बेटी नहीं, गुणशेखरन तो उसके पड़ोस में रह रही एक लेडी को मारने आया था। यहाँ पर उसकी बेटी को बचा लिया जाता है और जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि पापा, वहाँ पर 2 लोग थे, जिनमें से एक तो मारा गया लेकिन एक वहाँ से चला गया। यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती कि गुणशेखरन विक्टर की बेटी को नहीं बल्कि वार्डन को मारने गया था, जो कि विक्टर के बगल में ही रहती थी। अब यह गुणशेखरन तो मर गया, लेकिन वो एक बात विक्टर के कानों में डाल के गया कि तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो जो कि अभी तक मिली नहीं है। विक्टर इस बात से टेंशन होता है, पर क्योंकि उसकी बेटी बच गई होती है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। और यहाँ पर हमें लास्ट में विक्टर की वाइफ दिखाई जाती है जो कि एक सुनसान जगह पर बैठी हुई है, मतलब उसे किसी ने होस्टेज कर रखा है और एक बंदा वहाँ खड़ा है, मतलब कि किलर का दोस्त अभी भी जिंदा हो शायद। आपको कहानी कैसी लगी और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ।